वासना। ये वासना कैसे बनती है, वासना क्या होती है, और इस वासना के ऊपर बहुत अधिक लोगों ने चिंतन किया, अपने विचारों को रखा, लेकिन कई लोग स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर पाए, या जो क्लैरिटी थी वो जनता को मिली नहीं। आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्पॉटिफाई में कमेंट्स बंद हो चुके हैं, और एक बहुत ही गंदी चीज़ है, क्योंकि एज अ मेंटर, एज अ टीचर एक फीडबैक आता है ऑडियंस, ऐसा लगता है मैं हवा में बात कर रहा हूँ। तो मेरा पॉडकास्ट करने की जो इच्छा है वो उतनी प्रबल नहीं है। तो हो सकता है पॉडकास्ट मेरे कम आए हैं। कभी हम इसको एक लाइव वेबिनार या कुछ करें। तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वासना एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति या तो लेके पैदा होता है, और या फिर वो व्यक्ति संसार में आके वासना का अधिष्ठान करता है। वास का मतलब होता है बसा हुआ, कहते हैं वो वहाँ वासता है। और जब कोई कहीं बसा हुआ है तो उसको निकालना थोड़ा सा असंभव सा हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि मैं आपको आपके घर से निकालना चाहता हूँ तो आपको हो सकता है कि मैं पुलिस केस कर दूँ आपके ऊपर। कोई भी आपका घर छीनेगा जहाँ आप बसे हुए हो तो आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी, आपको क्रोध आएगा, आप भयभीत हो जाएंगे, आप हटपटा जाएंगे। और इच्छा और वासना में सबसे बड़ा, इसलिए आप देखेंगे किसी का नाम वासना नहीं होता, इच्छा नाम होता है, वासना ज़्यादा नाम नहीं रखा गया। और वासना को आजकल जो इंटरप्रिटेट किया जाता है वो होता है सेक्सुअल ड्राइव से, जबकि ये सेक्सुअल ड्राइव नहीं है। कोई भी ऐसी इच्छा जो बहुत ही प्रबल हो, अंदर घुसी हुई हो सबकॉन्शियस के, जैसे सेक्स, सच्चा प्यार, सफलता, धन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, दौलत, धन, इन सब की मनुष्य को वासना होती है, क्योंकि इस विचार का अभ्यास सबसे ज़्यादा किया जाता है। लेकिन इच्छा और वासना में अंतर क्या है? जैसे मुझे स्विमिंग पूल ज्वाइन करना, अब ये इच्छा है, ये वासना नहीं है। ये वासना कब बनेगी? जब मैं स्विमिंग पूल चला जाऊंगा और रेगुलर स्विमिंग करने लगूंगा, और एक दिन मेरे घर वाले आके कहेंगे कि अब तुमको 1 महीने स्विमिंग नहीं करनी, जबकि मैं पिछले 6 महीने से तैराकी कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। तो क्या होगा? मैं हटपटा जाऊंगा, क्योंकि उसकी हैबिट पड़ी नहीं है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो इतनी कठोर नहीं हुई है। मैं अपने नाना से, मतलब लास्ट ईयर की बात है, मेरे नाना को सारे वर्ड्स का मतलब पता है। मतलब ऑलमोस्ट कोई भी आप वर्ड दे दोगे संस्कृत में, उर्दू में, तो उसका मतलब उनको जो है, उसका जो अर्थ है वो उनको ज्ञात रहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि नाना, आदत एक उर्दू शब्द है,
इसका हिंदी शब्द क्या होगा? तो पहले तो सोच में पड़ गया, फिर 1 घंटे बाद नीचे आके मेरे से बोलते हैं प्रवृत्तियाँ, यानी आदत का जो संस्कृत टर्म है वो है प्रवृत्ति, और वृत्ति मतलब होता है एक्टिविटीज़। और पतंजलि ने क्या बोला है? चित्त वृत्ति निरोध। निरोध मतलब होता है कॉन्डम नहीं नहीं, निरोध का मतलब होता है ससेशन, यानी स्टॉप करना, रोकना उसको। और चित्त मतलब होता है क्या? कॉन्शियसनेस। यानी जो ये चित्त है, यानी जो ब्रह्म है, उसको चित्त नहीं बोला गया है। सुनना ध्यान से। चित्त का मतलब होता है जो ये पूरा का पूरा मन है ना, बुद्धि, मन, ऊर्जा, ये पूरा का पूरा चित्त का ढांचा होता है। प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और शारीरिक अन्नमय शरीर, ये 3 शरीरों को मिला के चित्त बनता है। चित्त में उठने वाली प्रवृत्तियों को रोकना है, ये है पतंजलि का अल्टीमेटम। यानी जो योग सूत्र हैं, यानी जो पूरा का पूरा अधिष्ठान है योग का, वो चित्त को रोकने का है। एक तरफ इतना बड़ा आदमी जो अपनी पूरी की पूरी जो सार है, जो लक्ष्य है पतंजलि का, वो कहता है चित्तवृत्ति निरोध, और एक तरफ संदीप माहेश्वरी जी जो कहते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता। योगासन से कुछ नहीं होता है, ज्ञान ही सब कुछ है, जबकि ज्ञान कुछ नहीं होता है। तो चित्त को रोकना, यानी जो वृत्तियां उठती हैं, ये वृत्तियां उठती कैसे हैं? वासनाओं से। हमारे मन में भीतर अंदर जो कोशिकाएं हैं, उसके अंदर एक अभ्यस्त आदत पड़ी हुई है, अभ्यस्त प्रवृत्ति पड़ी हुई है। ये जो अभ्यास है, ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, और ये अभ्यास ही मरने के बाद रह जाता है। जिस भी चीज़ को तुम सोचते हो कि मैं ये पाना चाहता हूँ, और उस विचार को बार बार चलाते हो अपने माइंड में, तो एक पॉइंट के बाद जाके वो विचार अभ्यास में परिवर्तित हो जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको आप एक्शन में ही लें, बिना एक्शन में लिए हुए भी वो वासना बन सकता है, क्योंकि चित्त में वो घूम रहा है। और जितना ज़्यादा कोई चीज़ चित्त में घूमेगी, उतना ही ज़्यादा उसकी वासना कठोर होगी, जटिल होगी। और इच्छा जब जटिल हो जाती है, तब वो वासना का रूप ले लेती है, और ये वासना सारे दुखों का जो है वो कारण होती है। वासना मतलब क्या होता है? मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, बैंक की नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, सब कुछ मिला के इसकी जो वासना है, वो वासना रह जाती है। और इस वासना के जगत में, इसको संसार नहीं, इसको वासना का जगत बोला गया है, क्योंकि संसार का मतलब ही यही होता है, संसार में करने वाले कार्य। और वो कार्य करता ही कौन है? जो वासना से ग्रसित है। जो वासना से ग्रसित नहीं है, जहाँ पे कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म बनेगा वासना से ही बनेगा, और कर्म नहीं है तो संसार नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है आप सभी लोगों के लिए। पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी की जो अधिष्ठान है, वो वासना को ख़त्म करना है। और एक बार वासना अगर ख़त्म भी ना हो, वश में आ जाए कि जब चाह तब पकड़ लिया, जब चाह तब छोड़ लिया, जब चाह तब पकड़ लिया, जब चाह तब छोड़ दिया। क्योंकि अगर वासना छोड़ दोगे तो शरीर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, शरीर छूट जाएगा। आप कहोगे मुझे जीना ही नहीं है, तो आप कल परसों मर जाओगे। अगर आप ये कहने लगोगे मुझे जीने की इच्छा नहीं है, अपने घर वालों से बोलने लगो, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलने लगो, अपने फ्रेंड्स को बोलने लगो मुझे जीने की इच्छा नहीं है, रोज़ रात में सो मुझे जीने की इच्छा नहीं है, आपका मरना तय है। अपने आप नहीं मरोगे, वो कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि वो माइंड उसी डायरेक्शन में जा रहा है। आप मर जाओगे अगर आप ये कहोगे कि मुझे जीवन जीना नहीं है, क्योंकि जीना वासना है, जीना ही वासना है। फियर ऑफ डेथ क्यों है? वासना है।
मुझे भय है कि मेरे घर वाले, मेरी शादी नहीं हुई, मैंने सेक्स नहीं किया, मैं सिंगर नहीं बना, मैं एक्टर नहीं बना, मैं आईएएस नहीं बना, मैंने एसएससी की तैयारी, ये वो ये मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, इसकी वासना है। फियर ऑफ डेथ नहीं है कि मैं मरूंगा तो मुझे दर्द होगा, अरे उसका तो कोई सोचता भी नहीं है। जैसे ही मरने का थॉट आता है, विचार आता है, लोग भयभीत हो जाते हैं क्योंकि जीवन उनके हाथ से निकल रहा होता है घोंचू। तो इसको पहले थोड़ा सा उत्कंठ कर लेना है। नहीं किया तो क्या करना, मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। आपका ना मुझे कर्जा देना है, ना आपको मेरे को कर्जा देना है। सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पॉडकास्ट पे पैसिव लिसनर्स भी हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं जिससे वो दोस्तों के पास जाकर शो ऑफ कर सके। अरे ज्ञान सुख नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, ज्ञान चाहे वो आत्मा का ही ज्ञान क्यों ना हो, सुख नहीं है। ज्ञान सुख नहीं है। गीता उपनिषद तुम पढ़ क्यों रहे हो? सुख पाने के लिए। और गीता और उपनिषद से मिलता क्या है? ज्ञान। और मैं क्या कह रहा हूँ, ज्ञान सुख नहीं है, तभी तो इतने रेस्टलेस हो। क्यों रेस्टलेस हो इतना ज़्यादा? तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो अच्छे से। वास का मतलब होता है बसा हुआ। अब कई लोगों ने ये बोला कि वासना अगर पूरी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये गलत है, क्योंकि अगर आपने वासना पूरी नहीं करी तो वासना सत्य नहीं देख पाओगे आप। वास्तव अनेकों लोग मरने से पहले अपनी बेसिक डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते। बुद्ध ने बोला डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। बात सत्य है, क्योंकि डिजायर को पाया तो भी प्रॉब्लम और डिजायर को नहीं मिला तो दोनों प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खावे वो पछतावे, जो ना खावे वो भी पछतावे। इसका अंतर लोगों को आज तक समझ नहीं आया। इसका अर्थ क्या था कि जिस व्यक्ति की शादी हो चुकी है उस व्यक्ति को अपनी पसंद की स्त्री मिल गई, तो जब शादी करके देखा तो कुछ था ही नहीं, फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन आ गए। तो वो फिर से वही सेम टेंडेंसी, सेम प्रवृत्तियां बनने लगी मन में। और जिसको नहीं मिली वो आदमी सोच सोच के मर गया कि काश मेरे जीवन में कोई सच्चा प्यार करने वाली और अलग अलग पोजीशंस में सेक्स देने वाली लड़की कोई मिल जाती मुझे। उसका सारा का सारा जो ऊर्जा है, वो पूरी की पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उस स्त्री की योनि में ही है और कुछ है ही नहीं। और जो स्त्री है वो भी यही सोच रही है कि काश कोई मिल जाता तो उसके साथ सेक्स कर लेते, हमारी भावनात्मक नीड्स जो है वो पूरी हो जाती, हमारी शारीरिक नीड्स जो हैं वो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती। तो जो खा रहा साला वो भी पछता रहा है और जो नहीं खा रहा है वो भी पछता रहा है। तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि तुम इमोशनल प्रॉब्लम्स को फिजिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। फिर से बोल रहा हूँ कि तुम इमोशनल प्रॉब्लम्स को, मानसिक समस्याओं को शारीरिक समाधानों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, हल करने की चेष्टा करते हो। क्योंकि सॉल्व शारीरिक है तो शारीरिक का ही करेगा ना भाई। आपको सेक्सुअल नीड है तो शारीरिक से आपकी पूरी होती है, लेकिन अगर आपको भावनात्मक नीड है तो लड़की की भावना अंदर थोड़ी डाल लोगे, लड़की ही तो लेके आओगे। अब उसमें क्या कर लोगे तुम भाई? तुमको असल नीड क्या है? वो है तुम्हारी भावनात्मक
ज़रूरतें, आवश्यकताएं। तुम बच्चा पैदा करते हो मन के सुख के लिए, और संसार को अचीव करने का चेष्टा कर रहे हो। संसार की जो उपलब्धियां हैं, संसार के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, संसार में जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, उनको पाने की चेष्टा करते हो और सोचते हो कि मन हल हो जाएगा, जबकि संसार की समस्या तो सिर्फ संसार सॉल्व करता है। मतलब फिजिकल या पैसे की कमी है तो धन आ गया, लेकिन ये सोचना कि धन आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये तो घोंचू बनती है। और यही सब आप लोग कर रहे हो। फिजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फिजिकल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिजिकल सॉल्यूशन मानसिक प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन हो जाएगा? सब कुछ फिजिकल है, जो भी तुम अचीव करते हो संसार है। संसार का मन से क्या तात्पर्य? मन का निवारण कुछ और है। नहीं तो आज इस संसार में किसी चीज़ की कमी थी क्या पिछले 2000 साल से? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान से लोग इंडिया आए, कॉन्कर करा, ज़मीन चाहिए, ज़मीनों की लड़ाई हुई, जर जोरू की लड़ाई हुई। कोई मर रहा है कि लैला शादी हो जाए, लैला मिल गई तो प्रॉब्लम, लैला ना मिले तो प्रॉब्लम। दोनों में ही प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं, सिर्फ आभास हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। घोंचुओं, सुनना ध्यान से, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई ना, आभास हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। प्रॉब्लम किस चीज़ की सॉल्व हुई? शरीर की। क्या शरीर से वीर निकलता है तो क्या मन सॉल्व हो जाता है? क्या मन शांत हो जाता है? तो मन की शांति कोई स्त्री कैसे दे सकती है? कोई धन कैसे दे सकता है? कोई ज़मीन जोरू और जायदाद और तुम्हारा ये सब अशर्वियाँ और ये सब, ये कैसे दे देगा कोई? तो मन का निवारण तो कुछ और होना चाहिए ना, कि मन का निवारण भी तुम शरीर से निकालोगे, फिजिकल से निकालोगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई लोगों के साथ, और पिछले 5000 साल से यही मिस्टेक चलती चली आ रही है। जब युधिष्ठिर गए, दुर्योधन और वो जो धृतराष्ट्र थे उनके पिता, कि भाई हम एक काम करो, हमें छोटा सा घर दे दो, हम ये थोड़ी सी ज़मीन दे दो, हम लोग रह लेंगे। पांडवों की बात कर रहा हूँ। तो धृतराष्ट्र उठ के खड़ा हुआ, या युधिष्ठिर उठ के दुर्योधन उठ के खड़े हुए, कहते हैं सुई की नोक के बराबर भी तुमको ज़मीन नहीं दूंगा मैं। और उस पॉइंट से ये साबित हो चुका था कि अब तो महाभारत होके रहेगी। लोग कहते हैं करोड़ों लाखों लोग मर गए महाभारत में, और ये ओशो ने बोला है, मैंने नहीं बोला। अरे उस वक्त तो आबादी नहीं थी उतनी, तो करोड़ों लाख करोड़ों लोग, सैकड़ों अरबों लोग कैसे मर जाएंगे? पहली चीज़ तो ये। तो उस वक्त से ज़मीन की लड़ाई चलती चली आ रही है। 3000, 4000, 5000 साल पहले से लड़ाई चलती जा रही है ज़मीन की। अब आप बताइए क्या करना है? आपको ज़मीन चाहिए ही क्यों? ज़मीन से घर बनेगा, घर से शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा, मन थोड़ी हो जाएगा। लेकिन तुम लोग के साथ एक बहुत बड़ी घोंचू गिरी हुई, और उस घोंचू गिरी को तुम सब फॉलो करने लगे हो। वो ये है कि शरीर के जो निवारण है उसको तुमने मन का निवारण मान लिया। There are two kinds of problem, my child. The first problem is physical problem. The second problem is psychological problem. The solutions of the physical problems cannot solve the problems of the psychological. That has to be well understood. If you understand this much, then we can continue further. Otherwise, there is no point. तो लोगों ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हमें तो फिजिकल एक्यूमुलेशन करने हैं। और वही हुआ। लोग पिछले 5000 साल से आ रहे हैं
जल और कट रहे हैं, मर रहे हैं, और फिर एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो बच्चा 80 साल के बाद मर जाता है, फिर एक और बच्चा पैदा होता है, फिर मर जाता है, फिर बच्चा, यही चल रहा है आज तक पिछले 5000 सालों में कितने कम ऐसे घोंचूस पैदा हुए हैं जिनको ये एहसास हुआ है कि भैया शारीरिक जो निवारण है वो मन पे काम नहीं करेगा। क्योंकि क्लियर है ना, मतलब अगर आप एक छोटे बच्चे को समझाओगे वो कहेगा हाँ भैया आप सही कह रहे हो कि भैया ये है फिजिकल, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका सोल्यूशन क्या है, फिजिकलिटी अचीव करो। अब तुम कह रहे हो कि नहीं मैं संसार को पाना चाहता हूं जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा, तो वो तो गड़बड़ हो गई। चक्कर तो यही है। और कई लोगों से आप जाके पूछो जो कि नॉर्मल लोग हैं, उनसे बोलो आप खुश हो, कहेंगे हम बहुत खुश हैं, हमें सदद ना करो हमारा। जैसे मैं अपने घर में कई बार पूछता हूँ अपने फादर से, अपने मदर से, कि आपने नाना से भी मैंने पूछा, मैंने कहा नाना आप खुश है? कहता हाँ बहुत खुश। मैंने कहा मदर आप खुश हो? बहुत खुश। बस खुश हो तो क्या दिक्कत है? जब आपने बोल दिया हम बहुत खुश हैं 50 साल की उम्र में, तो क्या हो गया? आगे फुल स्टॉप लग चुका है, पूर्ण विराम लग गया। अब आगे बात करने का कुछ है ही नहीं संभव। आप किसी से भी जाके बोलो, 100 में से 99 लोग बोलेंगे हम खुश हैं, हमको सरदर्द मत करो हमारा। 100 में से 99 लोग कहेंगे कि हमारा सरदर्द मत करिए, वी आर हैप्पी। और चेष्टा लगी हुई है, और धन आ जाए, यहाँ पेपर में नाम आ जाए, वहाँ यूट्यूब में कुछ खुल जाए, इतने सब्सक्राइबर्स, इतने फॉलोअर्स, व्यूज़, ये वो, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सुंदर स्त्री, इससे शादी हो जाए ज़िंदगी सेट हो जाएगी, इससे सेक्स हो जाए ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अरे वाह क्या बट्स हैं, अरे वाह क्या बूब्स हैं, मज़ा आ जाए अगर ये लड़की मिल जाए तो। अरे वाह ये वो ये वो ये वो, बस यही चक्कर, कुछ नहीं। अब इसको बोलते हैं वासना। ये वासना 99% लोगों की वासनाएं मरने से पहले पूरी ही नहीं हो पाती। अब जब वासना पूरी ही नहीं हुई तो वासना का सत्य कैसे दिखेगा? भाई आपकी पूरा जीवन 1 लाख रुपए सैलरी में निकल गया, 2 लाख में निकल गया, ख्वाब आपका था रेंज रोवर लेने का, ख्वाब आपका था स्विट्जरलैंड जाने का, आपके जो सपने हैं, आरजू है, अरमान है, और आपके जो ख्वाब हैं, आपकी जो अभिलाषाएं, आकांक्षाएं हैं, आपकी जो वासनाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो तो पूरी नहीं हुई। और जब वो पूरी नहीं हुई तो मरने से पहले वासना का अंतिम संस्कार तो हुआ ही नहीं, वो तो शरीर का हो रहा है। और जब अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ वासना का, तो वही वासना बची रह जाती है, और फिर वो आगे कोई दूसरे शरीर को ले लेगी, वही कंटिन्यू होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं और आप हूँ, आप और मेरे में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कि आपकी वासना अलग है, मेरी वासना अलग है। आप अगर देखो, मैं पैदा हुआ, आप सिंपल सी चीज़ बताता हूँ आपको मेरे डिफरेंस बताता हूँ, आपका मेरे में, आपके मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको भी किसी चीज़ की चाह थी, मेरे को भी किसी चीज़ की चाह थी, बस जो चाह थी वो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है। बस जो कंटेंट था केवल वो अलग है, और शरीर देखने में अलग था, और कुछ नहीं। अब देखो कितनी खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, कहीं ऐसे बातें मिलेंगी नहीं आपको। एब्सोल्यूट क्लियरिटी है मुझे, एब्सोल्यूट डॉट क्लियरिटी। इतनी क्लैरिटी किसी को थी नहीं आज तक। क्योंकि मैंने सबका देखा और अपना भी देखा। ओशो ने कहा कि अपनी वासनाओं को पूरा ही मत करो, उसको खत्म कर दो सोच के, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी वासनाओं को सोच के खत्म कर ही नहीं सकते हो। आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हो, जो कि अभ्यास नहीं है उसका, जितना उसको वो आपके चित्त की प्रवृत्तियों में उतनी शामिल नहीं हुई है,
उतना जटिल नहीं, उसकी कठोरता उतनी जटिल नहीं हुई है। द मोमेंट यू विल से कि आई विल नॉट गेट मैरिड बिकॉज आई हैव टू डू दिस फकिंग स्पिरिचुअलिटी, यू आर ट्राइंग टू रिप्लेस द गॉड डैम गर्ल फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। आप ये कह रहे हो कि मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास अध्यात्म आ चुका है। इससे बड़ा मिथ्याचारी व्यक्ति और क्या होगा। विवाह जिसका हो चुका है, अगर वो ये कहे कि अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि संसार में सुख नहीं है, सारा का सारा भोग, सारी की सारी वासनाओं का जो भोग है, जो एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ इस वजह से करना था जिससे ये एहसास हो सके कि संसार में सुख नहीं है। यानी जो संसार है वो मेरे मन का निवारण नहीं है, संसार मेरे फिजिकल शरीर का निवारण तो है लेकिन मन का निवारण नहीं है। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग फंस गए। और मैं एक कहानी उस लेडी की हमेशा बताता हूं, जो लेडी मेरे साथ काफ़ी टाइम रही एज अ फ्रेंड या एज आप कह सकते हैं दूर का कोई रिश्तेदार। इस लेडी की एज उस वक्त 35 साल की थी और इसका तलाक हो गया। तलाक हो गया तो अच्छी बात है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तलाक होना ही चाहिए, ले लिया, अच्छी चीज़ है, जिसको नहीं रहना साथ में मत रहो। लेकिन गलती क्या हो गई कि बच्चा पैदा नहीं हो पाया। अब उसकी वासना रह गई कि काश मेरा कोई लुल्लू पुंजू, मेरा कोई गोलू मोलू छोटू मोटू होता कोई मेरा, है ना, काश मैं उसको, तो वो पैदा नहीं हो पाया। तो वो अपने आप को भ्रमित करने के लिए मुझसे क्या बोलती है कि अब तो योगा ही मेरा निवारण है, अब तो अध्यात्म ही मेरा निवारण है। कई लोग आते कहते हैं मुझे यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो अध्यात्म में चले जाएंगे। कई लोग आते हैं मैं सिंगर नहीं बन पाया तो मैं अध्यात्म में जा रहा हूं क्योंकि वो तो अल्टीमेट सोल्यूशन है हर चीज का। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये कह रहे हो, आप सिंपल सी चीज ये कह रहे हो कि आपकी इच्छा तो है, आपकी वासना तो है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, लेकिन चूंकि अब पति नहीं है तो संतान कैसे पैदा होगी। तो तुम हर तरफ नौटंकी और डींगे हाँक रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी तुम्हारा निवारण है। और उसके बाद इस लेडी के साथ इतनी बुरी हालत हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। ये लेडी इतनी बुरी तरीके से पॉलिटिक्स में फंस गई कि अब इसका एजेंडा सिर्फ यही हो गया कि मुझे राहुल गांधी को हराना है और बीजेपी को जिताना है। और ये लेडी इतनी बुरी तरीके से संसार में फंस गई और इतना कष्ट हुआ मुझे देख के कि आज भी ये लेडी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और इस परेशानी का कोई हल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लेके जाओ किसी के पास, कहो कि भाई मेरी बात सुनो, तो वो कहता है चल चूतिया मैं तेरी बात क्यों सुनूं, क्योंकि हर आदमी को तो ज्यादा समझदार लगते हैं। तो मरो फिर क्योंकि मैं तो आपसे सीख लूंगा, लेकिन आप मेरे से नहीं सीखना चाहते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपसे क्या सीखा कि इस संसार में स्पिरिचुअलिटी को स्वॉलो नहीं करा सकते आप किसी के अंदर। तो मैं उसके पास यही सिर्फ जानेगा कि आपके अंदर संतान की वासना है, आप संतान पैदा करिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे को कहा हटो मैं बीजेपी को जिताना चाहती हूं। उसने रिप्लेस कर दिया अपने कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस को। पहले उसका संतान था, फिर योगा हुआ, योगा से तृप्ति नहीं मिली तो उसने अब बीजेपी, अब पॉलिटिक्स पकड़ लिया। आप देख रहे हो कितना खतरनाक लोग फंसते हैं इसमें आके, ये कितना भयंकर जाल है। तो ये रास्ता किसके लिए है? जो व्यक्ति मेरे से आके कहता है सर मैंने सब करके देख लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है,
तब तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा निवारण बताऊँगा। लेकिन उसमें भी कई लोग फंस गए। जब कोई 19-20 साल का लड़का मेरे से आके कहता है सर मैं तो स्पिरिचुअलिटी करना चाहता हूँ, तो मुझे हंसी आती है। आपको अभी तक ना आपने सेक्स किया, ना आपकी गर्लफ्रेंड की अभिलाषाएं खत्म हुई, और इसमें एक और डीप लेवल है, इसको भी थोड़ा सा समझना आवश्यक है। आपकी गर्लफ्रेंड बनी तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वासना निकलेगी, क्योंकि जो गर्लफ्रेंड आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, उसका 60-70% मिल गया। जब मैं कॉलेज में था तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो 50% वैसी थी जैसा मैं चाहता था। तो जब वो गई मुझे छोड़ के, तो मुझे लगा कि अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन फिर मेरे अंदर वासनाएं उठी कि नहीं यार, मुझे एक और गर्लफ्रेंड चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे वो नहीं मिल पाया, वो वहाँ पे नहीं छू पाई जहाँ मैं छुआना चाहता था। फिर एक बंदी आई 2019 में, पुणे में रहती थी। दिल्ली और पुणे आना जाना मेरा हुआ, मैं उससे बात करता था, वो एग्जैक्टली वैसी थी जैसा मैं चाहता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे को बाद में धोखा दे दिया। लेकिन जब तक उसने धोखा दिया तब तक मैं उसकी वासना को जान चुका था। हमने काफ़ी सेक्स किया। मैं दिल्ली से जाता था पुणे में, यही करता था और कोई काम ही नहीं था। उसके साथ घूमता था, 5-5 दिन 6-6 दिन उसके साथ रहता था। वो जैसा करती थी, सर से लगा के सोना और यहाँ घूमना, पीछे घुमाना, कपड़े दिलाना, आंखों में आंखें डाल के देखना, और सब कुछ कर डाला। बाबू सोना बना बना के मेरे को बात करती थी, खाना बना के लाती थी, खिलाती थी। ये सब वासनाएं होती लड़कों को, और ये सब मेरी वासनाएं थी कि कोई खाना बना के लाए, मेरे को अपने हाथों से खिलाए। तो अपने हाथ से बेचारी खाना बना के लाती थी और दाल चावल अपने हाथों से खिलाती थी। हाथों, चम्मच से भी नहीं, हाथ से खिलाती थी। जैसे मैं छोटा बच्चा हूँ, होटल में बैठा हुआ हूँ, और वो अंदर आती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, फिर हम लोग सेक्स करते थे। फिर मैंने कहा कि नहीं चलो बाथरूम में भी सेक्स करते हैं, वहाँ भी सेक्स किया। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, मैं ओवरऑल बताऊँगा। तो सेक्स की अभिलाषाएं निकली, खत्म हुआ वो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मोड मेरा शुरू से रहा है 2016 से। उसके बाद वो खाना खिलाया तो देखा उसमें भी कुछ नहीं था। रात रात में हम लोग 1-1 बजे जा खाना खा रहे हैं, पब्स में जाते थे, क्लब्स में जाते थे, खूब घूम रहे हैं, खूब अय्याशियाँ कर रहे हैं, जो सोच रहे थे वो सोच कर रहे थे। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, मैं उसके लिए बर्थडे सरप्राइज देता, वो मेरे को बर्थडे सरप्राइज देती थी। ये सारी घोंचूपंती मैं कर चुका हूँ कि वहाँ जाएंगे पहाड़ों पे, साथ में एक स्कूटी रेंट करेंगे और पहाड़ों पे घूमेंगे, तुम मेरे पीछे बैठोगे, अपने बाल खोल देना, अपने बाल खोल देना, क्योंकि मुझे बॉलीवुड की जो सीन है ना वो मिमिक करनी है। क्योंकि शाहिद कपूर भी उसको कियारा आडवाणी को लेके गया कबीर सिंह की तरह, और जैसे कियारा ने पीछे से किस किया उसको, वैसे ही मुझे पीछे घूम के किस करना था। ये सब वासनाएं होती हैं कि हम लोग ऊपर चोटी पे बैठे हुए हैं और टांगे नीचे लटकी हुई हैं पहाड़ों से, और सामने अच्छे नज़ारे हैं, और लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है, वो मेरे को प्यार कर रही है, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, और हवा सूंघ रहे हैं हम लोग वहाँ पे पेड़ पे बैठ के, और पहाड़ों पे हवा सूंघ रहे हैं, और वो अपनी आंखों में, मेरी आंखों में देख रही है, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी स्माइल गायब हो गई, मेरी स्माइल गायब हो गई, हम लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गया, हम लोग वहीं बैठे रहे। फिर उठे और होटल में गए, फिर से बैंग ऑन कुछ किया हमने, फिर नीचे उतरे, फिर ये, फिर वो, फिर ये, खत्म, टाटा बाय बाय, गया।
तो जब वो गई मेरे जीवन से, तब तक वो निकल चुका था। मैंने ये देखा कि भाई ये तो, इसमें सुख नहीं है, इसको करो। आज भी मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं है, प्रेमिका मेरे पास हमेशा रही है, उपलब्ध रही है। लेकिन अब जो प्रेमिका है, उस प्रेमिका के ऊपर कोई बर्डन नहीं है मेरा। वो प्रेमिका प्यार करे तो मैं उसको प्यार करता हूं, जिस दिन उसका मन नहीं है प्यार करने का, मैं नहीं करता। जिस दिन वो इरिटेटेड है, मैं समझता हूं। जिस दिन वो नॉन इरिटेटेड है, मैं समझता हूं। मेरी अपनी खुद की नीड्स, उसके ऊपर मैं कभी हावी नहीं होने देता, क्योंकि मेरी नीड जो है वो इंटरनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से खत्म हो चुकी है। मेरी नीड है ही नहीं संसार से। संसार जो नीड है मेरी, वो अंदर से आती है, उसका सलूशन अंदर से आता है। तो जब मैं उससे बात करता हूं, जो मेरी आज की प्रेमिका है, तो वो खुश रहती है मेरे साथ, और वो इतना खुश रहती है इसकी कोई सीमा नहीं है, और मैं भी खुश हूं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कि आप मेरी रिस्पेक्ट ना करें, आप मेरे को स्पेस ना दें, आप मेरे को टेरिटराइज करने की कोशिश करें, कब्जा करें, ट्रेसपासिंग करें मेरे ऊपर, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब मेरी पुणे वाली गर्लफ्रेंड जो 2019 में मेरे को छोड़ के गई, तब तक मैं डोमिनेट होता था लड़कियों से। और जब मैं 1.5 साल हुआ मुझे, मैं बाहर निकला उस लड़की से, 1.5 साल लगे थे मुझे उस लड़की से बाहर निकलने में। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज की जो मेरी प्रेमिका है, मैं डोमिनेट नहीं होने देता उसको अपने ऊपर। मैं डोमिनेट कर रहा हूं, तुम नहीं डोमिनेट करोगी। और मैं यही करता हूं अपने जीवन में भी। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। सक्सेस में भी मैं बोलूंगा, वहां से मेरे को कोई हुक्म नहीं देगा, मैं हुक्म दूंगा सबको कि ये काम होना है, वो काम होना है, ये काम होना है, ये काम नहीं होना। मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि मैं काम ही नहीं कर सकता। मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ में ही जीता हूं, मैं फॉलोअरशिप नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है स्वतंत्रता। लेकिन तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि तुमको लगता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे ये संसार को पाके, जबकि संसार को पाते ही स्वतंत्रता गिरने लगती है आपकी। क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। द मोमेंट यू विल से आई विल गेट मैरिड, आपके फ्रीडम का केक कटना ही कटना है। आपका जो फ्रीडम है ना, जो अल्टीमेट एजेंडा है आपका, जिसको आप बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हो। आपको लगता है मैं शादी कर लूं, मैं कार खरीद लूं, मैं ये प्रमोशन मेरा ये हो जाए, मैं वहां चला जाऊं, मैं यहां चला जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। हर तरफ अगर आप देखोगे, जो भी आप जितना पाने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी स्वतंत्रता खत्म होगी, बिना आत्मज्ञान के। आप कहोगे मैं शादी करना चाहता हूं, मैं विवाह करना चाहता हूं, करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विवाह तो मैं भी शायद करूंगा, और करना ही चाहिए। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप विवाह कर तो रहे हो, लेकिन आपके जो फ्रीडम का केक है उसको थोड़ा सा काट लिया जाएगा। आपको यह लगता है कि आपके डिजायर्स को अचीव करके आप फ्री होने वाले हो, जबकि आपको यह नहीं पता है कि आप और ज्यादा बंदी बनने वाले हो, ट्रैप्ड होने वाले हो। तो डिजायर्स को अचीव करना था, डिजायर्स का सत्य देखने के लिए, और उससे बाहर आ जाना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि तुम डिजायर को अचीव करते तो हो, लेकिन तुम मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हो उसके बाद, जबकि जाना सब्सट्रैक्शन में था। वासना की पूर्ति करना अति आवश्यक है, वासना को छोड़ना नहीं है। 99% लोग बिना वासना की पूर्ति किए हुए ही मर जाते हैं। उनको वो लड़की ही नहीं मिली जिससे वो शादी करना चाहते थे। पूरे जीवन भर उनको वही वासना सताती रही कि काश ऐसी लड़की होती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती।
कि काश ऐसी यात्रा होती तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश ये करता तो कुछ और होता, काश वो करता, काश ये, काश वो, काश ये, काश वो, काश ये, इसी में मर गए। 98% लोग इसी में मर गए, 98% लोग इसी में मर गए। उनकी वासना खत्म ही नहीं हुई, उनको अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ, या उन्होंने अवसर निकाला ही नहीं, वो पता नहीं कहां व्यस्त रहे। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में लगे रहे। अरे काहे की जिम्मेदारी है? अगर तुम बड़ी रियलिटी देख लो तो जिम्मेदारी जो है वो गधे के पिछवाड़े में चली जाएगी। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी अपंग पैदा हो गई, विकलांग, बहुत परेशान, पिछले 2 साल से वो बहुत परेशान है, अभी 2 साल पहले हुई है, बहुत परेशान, बहुत परेशान। अरे बाप रे बाप। तो अब थोड़ी सी परेशानी खत्म हुई तो उसकी जॉब चली गई, अब जॉब भी नहीं कर पा रहा। अब जहाँ वो रहता है, कानपुर में रहता है, वहाँ पे जॉब अच्छी है नहीं, वहाँ 15-20 हज़ार की जॉब है। दिल्ली में आके जॉब करो तो परिवार से अलग रहो, परिवार से वो अलग रहना चाहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप परिवार लेके आओगे तो मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाती है उधर घर पे। अब सुनना ध्यान से, उसकी कहानी कितनी दिलचस्प कहानी है, और यही कहानियाँ आप लोगों की भी चल रही होंगी। वो दिल्ली इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसके मम्मी पापा की तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मम्मी को घुटनों उठनों की प्रॉब्लम है। मम्मी भी कहती है बेटा कहाँ जाओगे, यहीं रहो, ये जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। तो वो रहता है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, उसके घर में खुद का उसका अपना मकान है बहुत बड़ा, उसी में वो रहता है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, उसकी बीवी रहती है, उसका जो बच्ची पैदा हुई जो अभी चल नहीं पाती वो रहती है, 2 साल की हो गई, चल नहीं पा रही है। ठीक है, तो मेरी मम्मी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की डॉक्टर्स है, तो मैंने कहा कि भाई आप मम्मी से बोला इनका पैसे वैसे कुछ माफ़ करो और इनका काम करो। तो मैंने अपने जो हमारा NGO है हमारी मदर का, वहाँ पे उनका एडमिशन करवाया, तो वहाँ पे वो आते हैं, रेगुलर थेरेपीज चलती है उनके बेटे। चलो वो अलग टॉपिक है। अब सुनना ध्यान से, 2 साल पहले ये परेशान था क्योंकि इसकी बेटी ऐसी पैदा हुई, फिर ये अभी पिछले तब से परेशानी है। उसके बाद ऑफिस जो है वो उसको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कानपुर में 15-20 हज़ार की जॉब करता है, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे 30-35 हज़ार की जॉब लगेगी तो यहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा। फिर वो घर की याद आने लगती है, मम्मी पापा कैसे रहेंगे। चलो ठीक है, बीवी को भी वही छोड़ के आएगा, चलो ठीक है, बच्ची वहीं रहेगी। तो वो दिल्ली आके जॉब नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि उसके जो नीचे चाचा की लड़कियां हैं उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया कि हमें मकान में हिस्सा चाहिए। अब सुनना ध्यान से, कितनी खतरनाक कहानी बता रहा हूं आप लोगों को। ये मेरे पास की कहानी है, जस्ट मेरे पास की कहानी है। मुकदमा ये हुआ कि भैया हमें हिस्सा दो, और जबकि उनके दादाजी जो है वो ऑलरेडी पैसा वैसा दे के गए थे उनके चाचा की लड़कियों को, लेकिन वो पैसा ख़त्म हो गया होगा, तो कह रहे हमको हिस्सा चाहिए। अब वो इतना परेशान कि भाई मुकदमा चालू कर दिया, ये कर दिया, हमको भाई कहाँ से दे, दादाजी हमारे नाम प्रॉपर्टी करके गए पूरी, तो हम क्यों दे दें। तो मैंने कहा दे दो, अगर देना नीचे वाला फ्लोर दे दो, क्या दिक्कत हो गई। कह रहा पागल वागल हो गए वो, क्या यार ऐसे कैसे दे दूँ, दादाजी ने मेरे नाम करी थी, ऐसे कैसे दे दूँ प्रॉपर्टी में। ठीक है भाई मत दे क्योंकि मेरे लिए तो ये सब मलमूत्र के बराबर है ना, तो मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, हो सकता है मैं सिचुएशन में होता शायद मैं भी नहीं देता, लेकिन चलो ठीक है। ये सब कुछ हुआ। अब वो और परेशान, अब ऑफिस की जॉब नहीं लग रही, पैसा नहीं है, घर का खुद का मकान है इतना बड़ा, करोड़ों का, कम से कम 4-5 करोड़ का मकान होगा। चलो उसमें उसी में रहता तो मकान अगन का नहीं देना है, ऊपर किराएदार लगवा दिए भैया, तो आते हैं 10-20 हज़ार रुपये जो किराया आता है, उससे पैसा ऐसा चल रहा है जो चल रहा है बढ़िया। ऑफिस नहीं करना है, बच्ची अपंग पैदा हो गई, और उसके बाद अब ये मुकदमा दायर हो गया। अब वो इतना परेशान, अरे यार 2 साल से परेशान था, अभी मुकदमा दायर हो गया 2 महीने पहले, और परेशान हो गया। अरे यार भाई, तो मैं बैठा हुआ था, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं बोलूँगा कुछ तो वो तो इन लोगों को समझ में आना नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या है, जब मेरे को सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी और इसी वजह से मैं इस निष्कर्ष पे उतरा हूँ कि दुनिया को स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है,
99% लोगों को। और मैं ये नहीं कहता हूँ आत्मज्ञानी बनो, मैं सिर्फ निवारण दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम रिलैक्स क्यों नहीं रहते हो। मैं सिर्फ उसको ये समझाना चाहता था कि आपत्तियां आती रहेंगी, चाहे आज है चाहे कल है, आपत्तियां बनी रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। और प्रॉब्लम्स नहीं है तो मजा नहीं आता। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात उसको समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि दिमाग में भूसा भरा हुआ है। और ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है। इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने अपना मुंह खोला तो उसने एक कान से सुना और दूसरे कान से कटाक से निकाल दिया। आप सोचिए, इतनी तगड़ी ऑब्जर्वेशन है मेरी। यही ऑब्जर्वेशन पहले, यही सब पहले भी होता था। ये सब कुछ पहले भी होता था जब संदीप महेश्वरी के पॉडकास्ट में सुनता था 2018-17 में। लेकिन ये निवारण, ये इस कॉन्क्रीट ग्राउंड लेवल की ऑब्जर्वेशन संदीप के सेशंस में होती ही नहीं थी। तो वो एक कट ऑफ रहता था कि यार ये रियलिटी कुछ और चल रही है, मेरे घर में कुछ और हो रहा है, यहां पे कुछ और हो रहा है। वो बातें ही नहीं उठती थी वहां पे। लेकिन आज अगर आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से तो मैं जानबूझ के ये सब बातें करता हूं जिससे ग्राउंड लेवल की बातें हो सके और आपको पता चल सके हाँ भाई ये एकदम रियलिस्टिक बातें हो रही हैं। एकदम रिक्शे वाले के लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। जो जिंदगी, जो रिक्शे वाला है ना, वो कहेगा भैया बिल्कुल सही बता रहा है, मेरी जिंदगी का इसने वो दे दिया कंक्लूजन। और मैंने पहले से ही सोच रखा था 10 साल पहले, जब मैंने चालू किया था, ऑलमोस्ट 10 साल तो हो ही जाने वाले, 2 साल बाद हो जाएंगे, कि मैंने सोचा था 2016-17 में कि अगर मैंने कभी ज़िंदगी में भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अध्ययन करना चालू किया तो मैं ग्राउंड लेवल की चीज़ें बताऊंगा और एक्सट्रीम सेटल बताऊंगा, एक्सट्रीम सेटल। अब आप सुनिए क्या हुआ। ये पूरा का पूरा माया जाल चल रहा था। तो मैंने कहा कि भाई देख, तो उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। फिर हम लोग गए कानपुर में ही, एक गंगा बैराज करके लोकेशन है, वहाँ पे बैठे। मैंने कहा भाई, तो चिल मारा हमने, एक आध दो बियर वियर खोल ली। उसने दारू वारू पी, निकले, कह रहा आज भाई बहुत हंसा हूँ मैं। 2 साल से मैं जितना नहीं हंस पा रहा था, आज मैं 2 साल में इतना मैं परेशान हूँ पार्थ, मैं क्या बताऊँ। पिछले 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, जब से मुकदमा चालू हुआ है मेरे ऊपर। अब आइडियली उसको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं उसको बताऊँगा तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकलेगा। आइडियली पहली चीज़ तो हमेशा संसार से सीखने की प्रवृत्तियाँ बनाओ। अपने जीवन में मत उलझे रहो, जीवन को समझने का प्रयास करो। यूनिवर्स को, प्लैनेट को थोड़ा समझो, थोड़ा इसमें भी ध्यान लगाना, क्योंकि तुम अल्टीमेटली हो जीवन में ही। और अगर जीवन को नहीं समझोगे तो जीवन मैनेज नहीं हो पाएगा। मैंने क्या समझा है कि अगर आप कभी भी किसी भी आपत्ति में फंसे हुए हो तो ये मत सोचो कि वो आपत्ति निकल जाएगी तो अब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे वो आपत्ति निकले कोई दूसरी आपत्ति आ जाएगी। आप सोचो, जब ये संदीप महेश्वरी की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उनके पास कितना पैसा है, अरबों मतलब करोड़ों रुपए तो होंगे आराम से। इतना अच्छा मकान है, वाइफ है उनके पास, बच्चे हैं, मम्मी पापा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्रखर की कंट्रोवर्सी हो गई, कितनी टेंशन हुई होगी। ये कंट्रोवर्सी आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सफल जीवन चल रहा है, उसके बाद भी ये हो रहा है। तो कोई खुश नहीं है। बिंद्रा के साथ ये हुआ, विवेक बिंद्रा के साथ पूरा का पूरा, तो क्या हुआ, वो भी परेशान हुए, वो भी परेशान हुए। तो आपत्ति तो विवेक बिंद्रा की भी उसमें आई, मार कुटाई करी वाइफ के साथ। तो वहां आप ये नहीं देखते हैं, आपको लगता है मेरी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम। आप सोचो कितना ज्यादा पैसे से कोई समस्या ही नहीं है। आज जो चाहे जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन आपत्तियां देखो कैसे आती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। फिर एक निष्कर्ष है जो मैंने आपको बताना था। वो निष्कर्ष ये है कि आपत्ति आती रहेगी। आपत्ति से लड़ने के लिए अपनी नींव को मजबूत करो। जो वर्ल्ड व्यू है वो कुछ और है। वो क्या है, मैं ये इस खानदान का हूँ, चाहे वो जो भी हो, गुप्ता खानदान, शर्मा खानदान, श्रीवास्तव खानदान, जो भी खानदान से हो, मुझे नहीं पता।
मैं फ़लाने ख़ानदान से हूँ, मेरा ये ख़ानदान है और मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं और मेरा ये, कितना छोटा वर्ल्ड व्यू है। आप अगर आसपास सिर्फ इतना थोड़ा सा ब्रॉडर रखो, ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड करो अपनी विजन को, आप देखो आपके जैसे कितने बतेरों लोग आपके आसपास, घर के अगल बगल में कितनी प्रॉब्लम चल रही हैं। आप ये इतना देख लो ना सिर्फ कि भाई मैं अकेले नहीं हूं, ये सब ऐसे ही है, तो मैं तो कुछ अलग करूं कि मेरे बगल में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उनका बच्चा ही नहीं हो रहा, बांझ निकल गई उनकी औरत, इनफर्टाइल निकल गई, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी से, अपना मुआ मिट्ठू, अपनी दिक्कतें, अपनी प्रॉब्लम, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये वो। अरे ये तो मेरे साथ भी है। आज अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बता दूं तो आप लोग के पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, लेकिन मैं कभी बताता नहीं हूं। लेकिन मेरे ज़्यादा कोई खुश नहीं, क्योंकि मैंने सब छोड़ रखा है। अगर मेरी बच्ची कल को ऐसे पैदा होती है तो बच्ची की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे अच्छा अभी आप माँ बाप नहीं बने ना, आपको नहीं पता। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। बच्चा पैदा हुआ, दिक्कतें हुई, ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कराओ, आगे का सल्यूशन निकालो कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 10-12 साल का हो जाएगा, तो उसको हम इंडिपेंडेंट कर दें, एटलीस्ट थोड़ा सा हम उसको इंडिपेंडेंट कर दें। डॉक्टर से बात करें क्या ये स्वतंत्र हो पाएगी, ठीक है अपना खुद कर लेगी, नहीं कर पाएगी तो उसके हिसाब से अलग सोल्यूशन है, कर लेगी तो उसके हिसाब से अलग सोल्यूशन। मैं क्यों टेंशन लूं? और मैं टेंशन लूंगा तो 6-7 महीने के लिए लूंगा, 1 साल के लिए लूंगा। मेरी टेंशन ही नहीं खत्म हो रही 5 साल से, मेरे बाल उड़े जा रहे हैं। बच्चा पैदा सबका खराब होता है, आजकल बच्चे सही नहीं पैदा हो रहे हैं, तो क्या करें? यही करते रहे? अरे जब दुख है तब सुखी होके दिखाओ ना। जब सुखी हो तो खाक सुखी तब तो सुखी हो ही ऑलरेडी। जब प्रॉब्लम चल रही है, जब युद्ध चल रहा है, तब मन ठंडा होना चाहिए कि जब युद्ध खत्म हो गया तब मन ठंडा होना चाहिए। तो जब सुख में अगर सुखी हो रहे हो तो क्या फायदा? दुख में सुखी होके दिखाओ ना, तभी तो होगा। तब तो कुछ किया जिंदगी में, कुछ तो पाया, कुछ अचीव किया। कि जबरदस्ती कि अरे मैं सुखी हो जाऊँ, अरे तो सुखी हो जाओगे तो बाहर की संसार की चीज़ें सही हो गई तो उसमें आपने क्या उखाड़ा? आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? संसार आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप संसार को कंट्रोल करोगे? आप संसार को कंट्रोल करोगे, संसार नहीं कंट्रोल करेगा। संसार की गतिविधियां बदलती रहेंगी। आज संसार अच्छा हो जाए, कल संसार खराब हो जाएगा। कल सिचुएशंस आपके हिसाब से होंगी, कल सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं होंगी। आप एक जगह टिके कैसे रहोगे? आप योद्धा हो कि फटीचर हो कि गीदड़ हो? आप नहीं, हमें तो योद्धा बनना है, तो योद्धा बनो, फिर गीदड़ मत बनो। क्योंकि आपत्तियां आज छोटी है, कल बड़ी है, और उससे कल और बड़ी आएंगी। तो आपत्तियां आती रहती हैं, आपत्तियों को आने दो, जो होता है होने दो। लेट गो करने की पावर आनी चाहिए, क्योंकि ये आत्मज्ञानी को ही आ सकती है और किसी को नहीं आ सकती। मेरा और सिंपल बाकी सब में डिफरेंस पता है क्या है? आपकी लाइफ और मेरी लाइफ में कोई अंतर ही नहीं है। मेरी लाइफ में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। मैं लेट गो कर पाता हूं, तुम लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तुम कह रहे हो अरे सर आपके लिए आसान है। आसान किसी के लिए नहीं होता। मैंने अपने आप को अपने लिए ऐसा बनाया है, मैंने अध्ययन करा है, पढ़ाई करी है, जिससे मैं अपने मन को जीत सकूं। मेरी शुरू से वॉर ही रहा था मन के साथ। जब मैंने अपने होश संभाला, अपनी चेतना को देखा, वो चेतना मेरे सामने आई, जब मैं चेतन हुआ, कॉन्शियस हुआ, तो शुरू में तो मेरा किशोरावस्था चल रहा था। अब 15 से लेकर 22 तक तो किशोरावस्था चलता है। 22 के बाद मेरे जीवन, तब तक मेरा आत्मज्ञान प्राप्त हो गया मेरे को। भाई 23 की उम्र में मैंने कहा कि भाई यहाँ सब तो सब बेकार है, तो मैंने आत्मज्ञान की तरफ निकल गया। और जैसे ही आपको अल्टीमेट रियलिटी पता चलेगी, भाई राजा जनक क्या कह रहे थे? राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में जो वार्तालाप हुई,
राजा जनक क्या कह रहे थे, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे पास सब कुछ है पर कुछ नहीं है, और मैं इतनी प्रजा संभाल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अष्टावक्र जब गए थे, उनके बुलाया उन्होंने कि मुझे सत्य जानना है। तो अष्टावक्र गए उनके पहले तो राजमहल में। तो ऐसे चल के आए, वो विकलांग थे 8 जगह से अष्टवक्र थे, 8 तरह के वक्र थे उनके अंदर। तो ऐसे चलते लंगड़ाते हुए एकदम बिल्कुल धब्बा जैसे भद्दा इंसान सामने आया, लोटा लेके छोटा सा, और भैया लंगोट अंगोट पहने हुए अपना आए, सामने खड़े हो गए माला लेके। पता नहीं माला था या नहीं थी, पता नहीं। तो बोलते हैं कि ये आदमी सत्य बताएगा मेरे को। तो बोलते सुनो, अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे यहाँ आओ, यहाँ नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें। इतना वो कह के निकल गए। राजा जनक खुद चल के आए घोड़े से, उनकी गुफा में आके बैठ के सीख के अध्ययन किया उन्होंने प्रश्न उठाए, उन्होंने जवाब दिया। और भगवत गीता की तरह नौटंकियां नहीं करी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। द मोमेंट यू विल से मैं, तो आदमी उसमें भगवान की इंटरप्रिटेशन डाल देगा कि भगवान ये है, भगवान वो है, कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे, कृष्ण ऐसे। नहीं 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 नहीं, अष्टावक्र ने जानबूझ के कहा कि तुम विश्व साक्षी हो, लो खत्म। मैं की जगह तुम डाल दिया उन्होंने। पूरे अष्टावक्र में तुम है, मैं है ही नहीं। किसकी बात हो रही? डायरेक्ट आपकी बात हो रही। कुछ आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए ये जो धर्म वाले जितने भी लोग हैं, ये भगवत गीता को श्रेष्ठ मानते हैं। अष्टावक्र गीता की ज़्यादा बात नहीं होती सनातन संस्कृति में। अष्टावक्र गीता में क्योंकि उसकी बात हो रही है जो वासना से युक्त नहीं है, क्योंकि सबको भगवान की वासना है, सबको भगवान कृष्ण से प्रेम है, किसी को शिव से प्रेम है, किसी को गणेश से प्रेम है, किसी को बजरंग बली से प्रेम है। तो उसकी बातें करो तो हम सुनेंगे। तो मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं कण कण में हूँ, मैं हर जगह हूँ, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। कृष्ण भगवान अपनी बातें कर रहे हैं। सोचो 700 श्लोकों में अपनी बातें कोई कर रहा है, कितना घमंडी आदमी होगा। जबकि वो मैं की बात कर रहे हैं, वो वहाँ तुम्हारा और कृष्ण का मैं नहीं है, वो सबका मैं है, बराबर है। लेकिन लोगों को मज़ा आता है। अरे इस्कॉन टेम्पल जाओ और भगवत गीता के वचन सुनो। क्यों? उसमें किसकी बात हो रही है? कृष्ण की बात हो रही है। अरे तो भाई कृष्ण की अगर बात हो रही, तुम क्यों बैठे हो वहाँ पे? वो तो कृष्ण की बात हो रही है ना। तो चले जाओ वहाँ से उठ के। तुम्हारे जीवन का जब कोई हल ही नहीं है, मैं कण कण में बात, तो कृष्ण व्याप्त है ना, तो तुम क्यों सुन रहे हो बैठ के? तुमको सुनने से क्या मिल जाएगा? कृष्ण की बातें। लेकिन अष्टावक्र गीता में बोला तुम विश्व साक्षी हो, तुम कण कण में व्याप्त हो। तुम हर जगह तुम बोला गया, तो लोगों ने उसको भगा दिया अष्टावक्र को। तो इसलिए भगवत गीता श्रेष्ठ हो गई, जबकि ऐसा नहीं। लिखा भगवत गीता में भी वही है, इंटरप्रिटेशन करने का मौका है रही है उसमें। आप उसमें मौका नहीं दे रहा, अष्टावक्र में मौका नहीं मिलेगा आपको कि आप घुमाओ। आप घुमा ही नहीं सकते, वहां तुम लिखा हुआ है। आप किसको घुमाओगे? आप क्या चलो, किसकी बात हो रही है? तुम का मतलब क्या? मैं? किसकी? इंसानों की बात हो रही है। और आप बोलोगे मैं, तो भाई वो तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आ गए वहाँ तो, कि मैं कृष्ण की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, उनकी बात, सबकी बात, बहुत सारे लोगों की बात हो सकती है मैं में। तो जनक वहाँ पे गए, बैठे तो ज्ञान लिया, और जब जनक वहाँ से निकले तो जनक से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था, क्योंकि मन से ताकतवर हो गए वो। अब शरीर से तो थे ही, क्योंकि इतना राज सिंहासन था उनके पास। और सोचो, जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो और उसके पास राज भी हो, मतलब संसार भी उसके हाथ में हो, बाएं हाथ में, और दाहिने हाथ में आत्मज्ञान हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति सबसे उच्च राजा होता है। उनसे अच्छा राजा कोई हुआ ही नहीं बाद में, क्योंकि वो व्यक्ति ना उसको कोई नारी, ना उसको कोई संसार के हीरे अशर्मियाँ, पद प्रतिष्ठा, ये यहाँ जमीन जीत लो, वहाँ जमीन जीत लो, वहाँ युद्ध कर दो, वहाँ, वो सब उसको चाहिए नहीं।
वो इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा माइंड उनको, क्योंकि उसको अब पता चल गया जनक को कि भैया ये तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही ये सब। फिर जाके उन्होंने क्या किया, राजपाट संभाला, त्यागा नहीं सब कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरा ये कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा मुझे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं अपना कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप है, संगीत में कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, छोड़ के थोड़ी बैठा हूं कुछ। लेकिन मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो हूं वो कंप्लीट हूं। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, कोई काम नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए कि मुझे कंप्लीट करेगा बैठ के। तो वासना करनी इसलिए थी जिससे वासना का भोग हो सके और वासना का सच जान सके हम, और मल्टीप्लाई ना हो वासना। क्योंकि जो आत्मज्ञान है वो लेना ही इसीलिए था जिससे आत्मा मल्टीप्लाई ना हो। क्योंकि जैसे आप कुछ अचीव करोगे और आपको लगेगा कि अरे यार अब ये बचा रह गया, और फिर आप वो अचीव करने लगोगे। एक बिजनेस डाला, फिर एक और बिजनेस किया, फिर एक और बिजनेस किया, एक शादी करी, फिर उसके साथ संभोग किया, उसके साथ किया, एक कार खरीदी तो ये कार खरीदी, अब ये कार खरीदी। अब आप मल्टीप्लाई कर, आप देखोगे पूरी की पूरी चेन जो है वो मल्टीप्लिकेशन की चेन है। ये कार एक है तो 1 से 10 हो जाए, लड़की एक है तो 1 से 10 हो जाए, घर एक है तो 1 से 10 हो जाए, तो आप मल्टीप्लिकेशन मार्ग पे चले जाओगे। तो उस मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए एक निवारण दिया जाता है कि भाई ये भी एक है जिससे मल्टीप्लिकेशन रोक सकें। तो आप उसमें अगर आ गए तो मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, उस मार्ग पे आ गए तो। अब मल्टीप्लिकेशन अगर होगा भी तो इस वजह से नहीं होगा, ये भी बहुत जानने योग्य है कि अगर कल को मैं 10 कार खरीदता हूं तो आप ये मत कहो कि सर आप तो उसमें भोग कर रहे हो। नहीं, मैं भोग नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं कर रहा हूं क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया होगा तो कर रहा हूँगा। हो सकता है मुझे स्पीड से प्यार हो, मतलब मुझे इंजन अच्छा लगे, हॉर्स पावर अच्छी है, ये इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, स्टेटस के लिए ना खरीद रहा हूँ। क्योंकि स्टेटस के लिए तो वही खरीदता है जो अंदर से खाली है, वो भरना चाहता है, बाहर से लोगों का अटेंशन चाहता है। तो ये भी जानने योग्य चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ खरीद रहा है तो वो आत्मज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है। ज्ञानी और अज्ञानी में सिर्फ मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी बातें कैसी हैं, उससे पता चलेगा। तो सुख के लिए कार नहीं खरीदनी है, ऊर्जा कहां पे लगाएं, उस ऊर्जा का कहीं तो उपयोग करोगे। मान लो पैसे में डालोगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा, अब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप कहोगे चलो यार ये वाली कार भी ले लेता हूं। तो वो ऊर्जा कहां उपयोग होगी, क्योंकि ऊर्जा रुकेगी नहीं। ऊर्जा का ये कहना है या तो मैं नीचे से निकलूंगी या तो ऊपर से निकलूंगी, या तो माइंड से लगाओ या तो जेनाइटल से लगाओ। तो आप वहां पे विकल्प है आपके पास, यार अब क्या करें, अब तो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो सब कुछ हो गया, अब क्या करें। अब संसार को जीतते हैं, अब संसार में जीते चाहे हारे, चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। मर भी गए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ वो तो नौटंकी चल रही है। जो ज्ञानी है वो आत्मज्ञान के बाद नौटंकी करने लगता है। क्योंकि चक्कर क्या है कि वो नौटंकी करता है इसलिए क्योंकि एक्टिविटी को ससेट नहीं किया जा सकता। जो एक्टिविटी है यानी जो कर्म है उसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि शरीर तो जुड़ा हुआ है ना साथ में। तो शरीर जुड़ा हुआ है, शरीर कर्म चाहता है। अब शरीर में कर्म क्या है, सुबह उठो एक्सरसाइज करो, तो शरीर इतना अब चुप हो जाएगा, शरीर आपका ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आप बैठे रहोगे तो इतना दिक्कत नहीं करेगा, अपना अंदर गतिविधि चलती रहेंगी। इसलिए शरीर में एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि उसको एक्सरसाइज चाहिए, वो चलना चाहता है। अब मन को कैसे चलाओगे, अब ये मन भागेगा। अब मन के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। शरीर के लिए तो आपका हो गया, एक्सरसाइज हो गया, दंड हो गया, योग हो गया। अब मन क्या करेगा, मन कहेगा अरे यार अब तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, अब क्या करें, अब तो वैराग्य प्राप्त हो चुका है, अब क्या करें। तो मन क्या करेगा, कहेगा एक काम करो, चल पोर्नोग्राफी में चलते हैं। अपने आप वो तमस की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर।
तो आप डेलिबरेटली जानबूझ के मन को एक ऐसे मीनिंगफुल काज में अर्थ पैदा करोगे अपने जीवन में। मतलब सिंपल सी चीज़ है, आत्मज्ञान के बाद जीवन में अर्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि जीवन से अर्थ का मतलब यही है कि जीवन में कुछ रस है। तो जीवन की प्राप्ति चाहिए, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना है, ये बनना है, वॉट जो भी है, ये अर्थ दे रहा है। आप जीवन को अर्थ देते हो ऐसे बोल बोल के कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, ये अर्थ है। तो जीवन का अर्थ खत्म हो गया, आपको पता है कि ये सबसे मीनिंगलेस है, क्योंकि आपको बड़ी रियलिटी दिख गई है। अब आप लेट गो कर पाओगे, इसको वैराग्य बोलते हैं, इस लेट गो को हिंदी में, संस्कृत में। अब आप जानबूझ के अर्थ पैदा करोगे, क्योंकि अगर आपने अर्थ पैदा नहीं किया तो तमस की तरफ चली जाएगी ऊर्जा। ऊर्जा तो है ही है ना, ऊर्जा थोड़ी निकलेगी। ऊर्जा की जो प्रकृति है पहले उसको समझो। ऊर्जा ये है, ऊर्जा जो है वो चलती रहती, चलन है उसमें। उसकी जो प्रकृति है उसमें जो बेसिक उसकी जो फंडामेंटल है वो है चलन, उसको चलना है। लेकिन चलन का उद्देश्य जो है वो अर्थ से भी हो सकता है और निरर्थ से भी हो सकता है। तो ज्ञान के बाद अर्थ पैदा करना पड़ता है संसार में, कि मैं जैसे कुछ कर रहा हूं, कि मैंने एक मिशन सोचा, एक लक्ष्य पे सोचा कि मुझे ये करना, मुझे ये अचीव करना है संसार में, तो मैं कर रहा हूं और एक नॉर्मल आदमी कर रहा है। आप भेद नहीं पाओगे, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही कर रहे हैं, दोनों के पास अर्थ है। लेकिन जो ज्ञानी का अर्थ है वो अर्थ उसने खुद पैदा किया। अज्ञानी का जो अर्थ है वो खुद हो गया अपने आप, या पहले से ही था। उसके लिए अर्थ जो है वो अनिवार्यता में है, मतलब अनिवार्य है अर्थ उसका। मेरा अर्थ अनिवार्य नहीं है, मैं अर्थ को कभी भी छोड़ सकता हूं। तो मीनिंग दे रहे हो आप लाइफ को, आत्मज्ञान के बाद भी कुछ तो मीनिंग है, कुछ लक्ष्य है, कुछ ये करना है, कुछ वो करना है, कुछ ये करना है, ये सारा का सारा। तो इसको एक बार दोबारा सुनेंगे, पूरी की पूरी जो स्पिरिचुअलिटी है मैंने इसमें बता दी आपको, पूरी की पूरी स्पिरिचुअलिटी। किसी को भी स्पिरिचुअलिटी में जानना है, कुछ भी समझना है, तो ये वाला पॉडकास्ट आप भेज सकते हो, ये वाला पॉडकास्ट कि भाई स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में क्या होती है, अर्थ क्या है अध्यात्म का, क्यों करना है, क्या है वासना, क्या वॉटेवर जो भी, आप ये सेट कर सकते हो, जो भी सेंसिबल आदमी आपको लगे। इसमें पूरा का पूरा सारांश है स्पिरिचुअलिटी का। हाँ, एक चीज़ में बच गई कि मुझे आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ से, वो मिल जाएगा आपको, उसकी चिंता मत करो। पहले ये देखो कि जीवन में अर्थ है कि नहीं है। चलिए।